गुड मॉर्निंग। आर ओ के सेकेंड सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में हम सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन हैं जो अपने आप में ठीक ठाक टिपिकल फील होते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस हमने यहाँ किए। इनकी संख्या यहाँ पर 10 है, लेकिन आप फील करेंगे कि ये कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन के बराबर आपको फीलिंग देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये निधन वाला क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल था। सी आर राव को रिसेंटली इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स मिला था। इनकी डेथ हुई थी 22 अगस्त को। सी आर राव की डेथ हुई थी 22 अगस्त 2023 को। और उस्ताद अली जाकी हैदर ये 2011 में एक्सपायर हुए थे। बिंदेश्वर पाठक एक्सपायर हुए थे 15 अगस्त को 2023 को। और एम एस स्वामीनाथन 28 सितंबर को एक्सपायर हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए सबसे पहले एक्सपायर हुए थे सेकेंड नंबर के। अगर केवल आपको ये पता हो कि उस्ताद अली जाकी हैदर 2011 में एक्सपायर हुए और ये तीनों लोग 2023 में हुए, तो सीधे सीधे आपको सी ऑप्शन मिल जाता। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली छोड़ देना ही समझदारी है, अगर आपको क्रिटिकली डेट्स नहीं पता हैं। जो यहाँ पर हमने भी डिस्कशन किया है वो यहाँ पर मेंशन भी है। 22 अगस्त को सी आर राव पद्म विभूषण अवार्ड भी इन्हें मिला है और इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला है। इसके अतिरिक्त 14 जून 2011 को असद अली खान जो कि इंडियन म्यूजिशियन थे वो एक्सपायर हुए। और बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय के फाउंडर हैं और ये 15 अगस्त 2023 को। और उसके अलावा स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो जनक हैं वो 28 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये एक्ट उतने चर्चित नहीं हैं लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेक्स लोकी एक्ट, ये एक्ट 1850 का है, जो अलाउ करता है कि हिंदू को जो कन्वर्ट हुआ है दूसरे पाथ में, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्न करेगा, तब भी चाहे वो आपका धर्म भले चेंज कर दे। 1850 लेक्स लोकी एक्ट। बंगाल टेनेसी एक्ट ये 1885, जो राइट्स ऑफ जमींदार थे उससे रिलेट करके है बंगाल टेनेसी एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ये लैंड्सडाउन जो लॉर्ड थे, लॉर्ड लैंड्सडाउन, ये उनके समय का है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय का है 1904। तो एक्चुअली में ये अपने आप में एक ऑर्डर में है, 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। लेक्स लोकी एक्ट 1850 का है, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 का है, और इसके बाद जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो 1891 का है। इसको एक्ट ऑफ 1891 भी कहते थे। लेजिस्लेशन इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया 19 मार्च 89 विच रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर ऑल गर्ल्स मैरिड और अनमैरिड फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स इन ऑल जुरिडिक्शन। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है 1904, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कर्जन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो ये उसी ऑर्डर में है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ये थोड़े से छिपे हुए एक्ट थे जो पूछे हैं, अच्छी चीज़ है, अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द कंसीडर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। पहला प्रोडक्शन कोल रानीगंज में 1774 में हुआ। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ये सितंबर 1975 में हुआ। इसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस ये 1 मई 1973 को हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये तो बहुत फेमस है, 1957। इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज है ये सबसे पहले हुआ है, और इस हिसाब से तो केवल बी ऑप्शन कैंसिल होता है। और जो सबसे लास्ट में हुआ है वो इससे स्पष्ट हो रहा है 1975 सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में सेकेंड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ से ही एक ऑप्शन केवल मिलता है, वो सी है।
तो ये चीज़ महत्वपूर्ण थी। कोल माइनिंग इंडिया में रानीगंज में 1774 में हुई। सितंबर 1975 में CIL बनाई गई। 5 सब्सिडरी उसकी कंपनी भी थी, BCCL, CCL, ECL, WCL, CMPDI। इसके अतिरिक्त नेशनलाइजेशन 1 मई 1973 को हुआ। ये कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के तहत हुआ और NCDC 1957 में फॉर्म हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, ये पहली बार बैंक नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के समय हुआ था, 14 बैंक का, 19 जुलाई 1969 को। फिर सेकेंड फेज जो आया वो 1980 में हुआ, 6 और बैंकें शामिल की गई। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक जो हुआ वो 1975 में हुआ। और इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड आपको पता ही है, 12 जुलाई 1982। तो यहाँ से 69, 80, 75, 82, इस 75 को बीच में लगाना है, यानी 1 2 3 4 होता, लेकिन 2 की जगह 3 आना है। यानी क्या हो सकता है, 1 3 2 4। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसको यहाँ मेंशनिंग भी हमने किया है, अगर आप देखेंगे तो ये 19 जुलाई 1969 14 बैंक, फिर सेकेंड राउंड नेशनलाइजेशन का 6 बैंक्स, ओरिएंटल बैंक, कॉमर्स, विजया बैंक, पंजाब सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ये 6 बैंक इसमें जोड़ी गई थी। रीजनल रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑर्डिनेंस प्रोगुलेट हुआ था 26 सितंबर 1975 और रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के द्वारा। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी, बी शिवरामन कमेटी। ये किस प्लान के तहत बनी थी, यह किस प्लान के टाइम पे बनी थी, 6th 5 ईयर प्लान। उसका टाइम पीरियड क्या था, 1980 से 85। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाबार्ड अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। देखिए, पाई मेशान सबसे बाद में डिस्कवर किया गया है। अगर केवल इतना मुझे पता हो तो हम ऑप्शन बी पा लेंगे, क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। जो पाई मेशान है ये 1935 में थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट हुआ था जापानीज फिजिसिस्ट युकावा हिडेकी के द्वारा। बाद में पाई मेशान के तौर पे इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म हुआ है 1947 में सेसिल फ्रैंक पावेल के द्वारा। 1947 को ही मतलब मान्यता है, अगर आपसे ईयर वाइज पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ पाई मेशान वाज डन इन द ईयर, तो 1935 नहीं लगाएंगे आप, 1947 लगाएंगे। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को सर्च किया और सर जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को सर्च किया और प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में सर्च किया। तो पाई मेसॉन सबसे लास्ट में होगा, आंसर तो बी पार्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से ऑर्डर मिला लीजिए कि सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आएगा प्रोटॉन, फिर उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन। EPN जनरली लोग याद रखते हैं जिनको ये होता है, तो पहले तो EPN आपको मिलाना होगा और फिर ये तो लास्ट में है ही पाई मेसॉन, EPNM हो जाएगा। तो अगर कहीं आगे चल के पाई मेसॉन न भी दिया हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑर्डर पूछ दे या इंडिविजुअल इनके खोजकर्ता पूछ दे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुगल एम्परर को ऑर्डर में अरेंज करना है यहाँ पे। फारूक सियार ये 10th मुगल एम्परर थे, ये रहे हैं आपके 1713 से लेके 1719 तक। ये जहांदार शाह के बाद आए थे, तो फारूक सियार जहांदार शाह के बाद रहेंगे। मोहम्मद शाह जो आपके हैं
ये आपके थे 1719 से लेके 1748 तक, 1719 से लेके 1748 तक। ये चौथे सन थे बहादुर शाह के, यानी कि बहादुर शाह के चौथे बेटे का नाम था मोहम्मद शाह। और बहादुर शाह कब से कब तक रहे थे? बहादुर शाह 8वें मुगल एम्परर थे। ये 1707 से 1712 तक रहे थे। ये 1707 से 1712 तक रहे थे। और जहांदार शाह जो थे वो सिर्फ 1 साल रहे थे, 1712 से 1713। अब देखिए सारा मैच हो गया। 1707 से 1712 बहादुर शाह, यानी सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह यानी फोर्थ, फिर थर्ड, और उसके बाद 1713 से 1719 तक फारुखसियर, और उसके बाद सबसे लास्ट में 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह। तो सी पार्ट इसमें आंसर मिल जाएगा। और इसको फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं नॉलेज को। फारुखसियर जो थे मुगल एम्परर थे, 10 थे, 1713 से 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। बहादुर शाह 1707 से 1712। और जहांदार शाह जो था 1712 से 1713। बहादुर शाह की बेटे का नाम था जहांदार शाह। ठीक है, तभी वो बैठा। 1707 से 1712 बहादुर शाह थे, फिर उनका बेटा जहांदार शाह बैठा, फिर फारुखसियर ने, वो चाचा थे, उनसे छीन ली गद्दी, फिर फारुखसियर बैठा, फिर फारुखसियर के बाद मोहम्मद शाह बैठा। तो ये चीज़ है, इस तरीके से इसका आंसर मैच कर जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 4 दी हैं आपको। अगर आप थोड़ा बहुत जनरल साइंस में पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि एक्सरे की बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑप्शन 2 कट जाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से 10⁻19 ऑर्डर की होती है। ठीक, अब ये 2 ऑप्शन कट गए। दूसरी बात ये है कि जस्ट एक्सरे के पहले विजिबल लाइट आती है। विजिबल लाइट सेकेंड है। अगर इतना आपको पता है तो डी ऑप्शन आप सही कर देंगे। बाकी समझने के लिए आप समझ लें, सबसे कम रेडियो वेव की होगी 3 हर्ट्ज, 3 के हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है। फिर इंफ्रारेड 400 गीगा हर्ट्ज से 400 टेरा हर्ट्ज तक होता है। फिर विजिबल, फिर एक्सरे। इसको हमने यहाँ मेंशन भी किया है, अगर आप देखना चाहें। ये रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड रेज है, फिर विजिबल लाइट है, फिर एक्सरे है। एक्सरे बहुत होती है, रेडियो वेव सबसे कम होती है, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर एक्सरे। और अगर यही वेवलेंथ की बात कर दे तो V बराबर n लैम्डा होता है। तो V की जगह C कर दो, क्योंकि प्रकाश की लाइट के रेफरेंस में तो n और लैम्डा मल्टीप्लिकेशन में है और ये कांस्टेंट है। तो n और लैम्डा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा वेवलेंथ में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जो ऑर्डर होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और वो अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेज इन अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट स्टेज टू लास्ट। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड आता है, इसके बाद ब्रीडर सीड आता है, इसके बाद फाउंडेशन सीड आता है, और तब ये सर्टिफाइड सीड आता है। ये जब आप स्टेजेज ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इसको हमने यहाँ मेंशन भी किया है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड। अलग अलग इनके थैले होते हैं, किसी का वाइट कलर होता है, किसी का ग्रे कलर होता है, किसी का पर्पल कलर होता है। सर्टिफाइड सीड को मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिकली पर्पल कलर लेवल में रखना होता है। तो न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। कहीं कहीं आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे। तो न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, और इसके बाद आपका ये सर्टिफाइड के पहले एक रजिस्टर्ड सीड होता है। सर्टिफाइड के पहले एक रजिस्टर्ड सीड भी होता है, उसके बाद सर्टिफाइड सीड। वही है मतलब सर्टिफाइड, लेकिन एक ऑप्शन क्रिएट करने भर की बात है।
अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन एंड अरेंज दीज इन करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ इरोजन। ये आपको 4 दिए हैं। एक इसमें और होता है रेवाइन इरोजन, जो सबसे लास्ट में आता है, यानी सबसे ज़्यादा लॉस उसमें होता है। इसमें सबसे कम लॉस किसमें होता है, वो है स्प्लाश इरोजन। स्प्लाश इरोजन, इसको रेन ड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं। इसको रेन ड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं। पानी अगर ज़मीन पे गिर रहा है तो कुछ मट्टी चली जाएगी, सबसे कम मट्टी उसी में जाएगी। इसके बाद आता है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है? सीट इरोजन होता है पतली पतली लेयर में सॉइल हटती है, और ये हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा। रेन के द्वारा कम होता है, विंड के द्वारा ज़्यादा होता है। जहाँ पे सैलो टॉप सॉइल होती है, वो हवा का मतलब आंधी, कायदे की आंधी। तो और कुछ मट्टियाँ ही ऐसी होती हैं जो हवा से ज़्यादा इरोड होती हैं, तो सीट इरोजन दूसरे पे। अगर यही बात अगर हमें केवल पता हो तो 2-4 तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी पार्ट। इसके अलावा हम सिंबॉलिक तौर पे भी इसको दिखाए हैं। सीट इरोजन के बाद क्या आएगा आपका? रिल इरोजन आएगा, और उसके बाद आएगा गुली इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है, गुली इरोजन क्या होता है, वो आपके सामने दिख जा रहा है। रिल इरोजन आपका ये है, ये भी वाटर इरोजन है, जिसमें इरोजन टेक्स प्लेस करता है। न्यूमरस नैरो and more or not so straight channels called streamlets or head cuts. Rill is the most common form erosion which you observe during heavy rain. मतलब सिंपल रेन के दौरान है तो स्प्लाश, और हैवी रेन है तो ज़मीन फट जाती है एकदम अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे फट जाती है जब पानी खूब बहता है, अलग अलग डायरेक्शन में फट जाती है, तो आपका रिल इरोजन होता है। सिंपली अगर रेन हो रही है, हल्का अपर्दन हो रहा है, तो वो आपका स्प्लाश इरोजन होता है। और सबसे लास्ट में गुली इरोजन है। ये भी पानी की वजह से होता है, लेकिन बहुत तगड़ी ड्रेनेज लाइन बन जाती है, गड्ढे, गहरी गड्ढी लाइन एक नहीं होती, जैसे वहाँ से इतना पानी बहा है कि वो पूरा गहराई कर दिया पूरा। तो गली इरोजन का मतलब वही है, गली ऐसी बन गई है, उसको गुली इरोजन होता है। ये भी पानी से होता है। तो केवल एक इरोजन है जो विंड से होता है, दैट इज सीट इरोजन। बाकी तीनों हैं पानी से हैं। गली इरोजन का मतलब बहुत ज़्यादा गहराई के साथ जो है गली टाइप की बन गई है, गुली इरोजन होगा। तो इस तरीके से रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन, फिर सीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, फिर गली इरोजन। इस तरीके से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ मेंशन भी किया है हमने वो चीज़ें, स्प्लैश, रेन, सीट, रिल, गली। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी। देखिए, ये दिल्ली सल्तनत है, जिसमें आपको पता है कि सैयद डायनेस्टी उसमें से एक पार्ट है, और ये 14 से लेकर 1451 तक, 28 मई 1414 से लेकर 20 अप्रैल 1451 तक सैयद डायनेस्टी रही थी। इसके बाद लोदी डायनेस्टी आ गई थी। अब इसमें सबसे पहले खिज्र खां सैयद ने इसकी स्थापना की थी। तो नंबर 1 फर्स्ट होगा, उस सभी में ऑप्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मुबारक शाह बैठे थे, मुबारक शाह मतलब थर्ड, इससे 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह बैठे थे, 132 ऑप्शन मिल गया। सबसे लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह बैठे थे। सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी में, इसमें 4 हैं, उसमें 3 हैं। इसमें तो बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर उधर खिलजी, ममलूक, इन डायनेस्टीज में जाएंगे आप तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको ऑर्डर बनाने में। तो जनरली उसमें पूछा भी उतना नहीं जाता, फाउंडर या लास्ट वाला कैंडिडेट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 14 से 1421 तक खिज्र खां रहे थे, फिर 1421 से 1434 मुबारक शाह, फिर 1434 से 1443 मोहम्मद शाह, फिर 1443 से 1451 अलाउद्दीन शाह। ये इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन आपके सीक्वेंस के थे, जहाँ कालक्रम भी पूछा गया, कहीं फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा पूछी गई, तो कहीं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर पूछा गया। तो ये ऑर्डर के क्वेश्चन थे। कल हमने सिंपलेस्ट MCQ के क्वेश्चन लगाए,
पेपर में 140 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन कल हुए, 10 क्वेश्चन आज हुए। फिर अगले दिन कुछ जो अगला वीडियो डालेंगे उसमें एक नया प्रकार संभवता है, जो आपके कुछ क्वेश्चन कोडल प्रोविज़न के हैं, 1 2 3 4 दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं जो अभी नहीं डिस्कस नहीं हुए, उनको शामिल करेंगे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि किसी पेपर के प्रति आपकी समझ उस स्तर पर विकसित हो कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप तुक्के से लगा सकें, और अगर आप तुक्के से लगाएंगे तो 90% प्रोबेबिलिटी आपका गलत होगा। अगर एक आध सही भी हो गया तो कुछ हाथ हासिल नहीं आना। मान लो इस 10 में आपके 2 तुक्के सही हो गए, 8 गलत हो गए। पेपर का फॉर्मेट 1/3 नेगेटिव मार्किंग का है, तो क्या ही मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा ना। तो इसलिए पढ़ना और उस स्तर पर पढ़ना जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं ज़रूरी है। चूँकि ये अलग चैनल है, यूपी का है, तो इसमें यूपी की चीज़ें आपको ठीक ठाक स्तर पर मिलेंगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको चीज़ लगे उसे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।